मेरे साथ सीएसआर की हेड रंजना मैम है। नोटबंदी को लेकर पूरे देश में एक तरह की चर्चा है, बहस हो रही है कि इसका क्या सोशल इम्पैक्ट है, महिलाओं पर किस तरह का इसकी वजह से प्रभाव पड़ा है। और पूरे देश में बातें कही जा रही है कि लोग सड़क पे आ गए हैं। दो तीन तरह की बातें हो रही है, कभी काला धन की बात हो रही है, कभी कैशलेस की बात हो रही है। मैं जानने की कोशिश करूंगा मैम से कि इसका सोशल इम्पैक्ट किस तरह से पड़ा, और खासकर महिलाओं को लेकर, जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो वैसी महिलाएं हैं जो छोटे छोटे उद्योग चलाती थी, जो थोड़े बहुत सेविंग करती थी, नोटबंदी के फैसले से उन पर किस तरह से असर हुआ है। मैम, आप लगातार महिलाओं को लेकर काम कर रही हैं। जो नोटबंदी लागू हुआ है उसका अगर सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो सोशल साइट्स पर कई तरह की कहानियाँ चल रही, कई तरह के मजाक बनाए जा रहे हैं कि जो महिलाएं चोरी कर लेती थी पति के पैसे, वो भी बाहर आ गई हैं। ये इस तरह के मजाक चले, जो कि बहुत भद्दे किस्म के मजाक थे। अगर सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो वो तमाम महिलाएं जो छोटे छोटे काम करती हैं, खेतों में काम करती हैं, छोटे छोटे सेविंग्स रखती हैं, उन पर कैसे इसका प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, नोटबंदी एक अर्थव्यवस्था को सुधारने का एक तरीका है और दुनिया के हर देश में किसी न किसी समय लागू हुआ है और होता रहता है। लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए और बैंक की व्यवस्था को सुधारने के लिए जो तमाम तरह के नए प्रयोग किए गए बिना पूरी तरह से सोचे समझे, उसका असर बहुत गहराई से पड़ा है। और ख़ास तौर से महिलाओं के जीवन में, मतलब मैं उसकी राजनीति में जाना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, क्योंकि राजनीति में और तमाम तरह के जो ये सब चल रहे हैं सोशल मीडिया में, ये सब एक नॉन सीरियस ढंग का डिबेट है, डिस्कोर्स है। जो असली मुद्दा है वो ये कि जैसे मान लीजिए परिवार, तीन तरह से महिलाओं की ज़िंदगी को आप देखिए। एक तो परिवार में, क्योंकि परिवार में उसकी जिम्मेदारी होती है परिवार की देखरेख, और किसी भी आपत्ति काल में परिवार में अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आती है तो फिर कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ करके अपने बच्चों की रक्षा सुरक्षा, स्वास्थ्य की देखरेख, उसके लिए और ख़ास तौर से हम लोग के समाज में चूँकि रोज़गार का कोई बड़ा भरोसा नहीं है और बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं, और ख़ास तौर से पढ़े लिखे नौजवान शादी कर लेते हैं लेकिन बेरोज़गार हैं, तो ऐसे में एक ख़ास तरह की इनसिक्योरिटी रहती है महिला के अंदर। तो वो कुछ न कुछ बचत करती है, और उस बचत को नोटबंदी में ला करके सामने रखना पड़ा उसको, और आने वाले समय के लिए उसके पास कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो एक जो आर्थिक झटका सबसे बड़ा उसको ये लगा है कि जो उसकी अपनी बचत थी, क्योंकि देखिए भारत की इकॉनमी ऋण के भरोसे नहीं चलती है, कर्ज के भरोसे नहीं चलती है, भारत की इकॉनमी बचत के भरोसे चलती थी, और इस बचत को पर सबसे बड़ा झटका लगा। दूसरी बात यह है कि जो घर का पॉकेट है, जो मनी पॉकेट घर का है, वो भी औरत को ही देखना पड़ता है। क्या सामान मंगाना है, क्या नहीं मंगाना है, सब्जी है, दाल है, जो एक न्यूट्रिशन लेवल परिवार का है। जब उसके पास कैश नहीं है, ये बात कोई नहीं देख रहा है कि जब उसके पास कैश नहीं है तो वो बाज़ार में जा कर के क्या खरीद के ला रही है, बच्चों को क्या खिला रही है, परिवार की देख रहे, तो वो उस पर भी एक बहुत बड़ा। तीसरी चीज़ की जो मज़दूर महिलाएँ हैं, जो रोज़गार में महिलाएँ थी, सबसे पहले छटनी होगी तो आप किसको हटाएंगे? सबसे पहले छटनी में औरतों को हटाया जाता है। तो इसलिए जो सबसे पहली छटनी हुई है इस पूरे नोटबंदी के समय में, उसमें औरतों का रोज़गार गया है, बहुत भारी संख्या में औरतों का रोज़गार गया है। घर बैठ गई हैं, कमाने का कोई ज़रिया नहीं है। तो ये गरीबी का, जो हम लोग हमेशा कहते थे कि एक स्त्रीकरण है गरीबी का, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी है। जो आखिरी गरीब है वो एक महिला है, जो सबसे गरीब है महिला है, क्योंकि सब पहले उठती है, सबसे बाद में सोती है, सबसे कम खाती है, बचा कुचा खाती है, और उस महिला के भी पेट पर लात लग गई। तो फिर इस व्यवस्था का, इस आर्थिकी का, इस सुधार का कहाँ फ़ायदा हुआ है, ये देखने की ज़रूरत है। पहले कहा जा रहा था कि काला धन पर अटैक है, सर्जिकल स्ट्राइक है। आरबीआई ने कैश जारी किए थे, आज तक जितने नोट छपे थे वो लगभग बैंक में वापसी की तरफ हैं। अब कहा जा रहा है कि हम कैशलेस इकॉनमी बनाने जा रहे हैं, का जो प्लास्टिक मनी है उसकी बात कही जा रही है। तो सरकार लगातार हर दिन नए नियम बनाती है, हर दिन अपने जो टारगेट था वो चेंज करी। तो अगर इस पूरे को देखो तो क्या ये सरकार के जो भी, चाहे वो वित्त मंत्री हो, प्रधानमंत्री ने चूँकि इसका ऐलान किया था, बढ़ चढ़ कर फैसला लिया, तो क्या लग रहा है ये सरकार फंसती जा रही है या उसने जनता को फंसा दिया है? देखिए, काला धन कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि कहीं बोरों में रखा है और बिस्तरों में सिला हुआ है। एक ज़माना था जब लोग इस तरह से किए होंगे, कुछ लोगों के पास इस तरह से पैसे होंगे, लेकिन काला धन, घर की गृहिणी का बचाया हुआ धन तो काला धन नहीं था। मजदूर जो काम करके अपना पैसा बचा रहा था, उसका धन तो काला धन नहीं था। शादी ब्याह के लिए, बीमारी के लिए, किसी की मृत्यु हो जाने पर जो गांव में लोग को खर्चा करना पड़ता, उसके लिए जो धन बचाया था वो तो काला धन नहीं था। और जो काला धन होता है वो रोटेशन में होता है,
ये बात बार बार देश के सारे आर्थिक अर्थव्यवस्था को जानने वाले लोग, सारे इकोनॉमिस्ट इस बात को कह रहे हैं कि भाई आपने 5 मकान लेके छोड़ दिया है दिल्ली में, और वो आपके वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपने काले धन से दिया। आपने ज़मीन खरीदी, उसका 1/2 पैसा तो कैश में चेक में जमा करके आपने रजिस्ट्री करा ली और बाकी पैसा आपने कैश में दिया, पर वो रोटेशन में पैसा है, वो पैसा कहीं जाके टिका, विभिन्न प्रकार से वो पैसा रखा हुआ है। तो काला धन कहीं कोई ऐसा तो नहीं था कि बोरों में था और आपने निकलवा के उसको रखवा लिया और अब वो काला धन खत्म हो गया। यही कारण है कि जितना पैसा आपने रिलीज़ किया था उतना पैसा बैंक में वापस आ गया। अब उसका लॉजिक क्या है? बैंक इस पैसे को उधार में देगा। आप, हमारी हैसियत नहीं है कि उधार लेने के बाद हम उसका उतना सूद भर सकें। सूद इस समय 13%, 12% मकान लेने के लिए चलता है। बहुत कम से कम आपको सूद है तो 11% है, 10%, 9 कम से कम है, मतलब 9 से कम तो नहीं है ना। तो ऐसे में हम, आप कहाँ से पहले मूलधन ही कहाँ से चुकाएंगे, सूद कहाँ से चुकाएंगे? वो भी सिक्योर और कामकाजी महिलाओं के लिए, जो गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉई हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में एम्प्लॉई हैं, उनके लिए 9.5%। और दूसरा है कि देखिए, हम एम्प्लॉयज़ हैं, हम लोगों को जो पैसा मिलता है वो पैसा चेक से मिलता है, बैंक में आता है, फिर हम उसका उतना ही सरकार को टैक्स देते हैं। तो फिर ये कहाँ का नियम है और कैसे कोई सरकार ये नियम बना सकती है कि उस पैसे को हम बैंक से जाके निकाल नहीं सकते हैं? और दुनिया में जब अमेरिका कैशलेस नहीं हुआ, जब इंग्लैंड कैशलेस नहीं हुआ, जब दुनिया में चाइना कैशलेस नहीं हुआ, मतलब उनसे बड़ी तो हमारी अर्थव्यवस्था है नहीं, ना उससे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ना उससे ज़्यादा हमारी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो आगे है। आप बताइए कितनी जगह वाईफाई है, कितने लोग पेटीएम से पे कर पाएंगे? और फिर जिसका पैसा रोज का लेना देने वाला, जो पैसे वाला, जो हमारी व्यवस्था का मजदूरी का जो हिस्सा, वो कहाँ से कैशलेस हो जाएगा? दुनिया का एक देश, स्वीडन को छोड़ दीजिए, वो भी कैशलेस पूरी तरह से नहीं है। अभी मैं स्वीडन होकर आई, किसी प्रोग्राम में गई थी, कैशलेस नहीं है, वहाँ भी कैश चलता है। जब आप बाहर से जाएंगे तो उनकी, आप जो कैश लेके जाएंगे आप वहाँ दे सकते हैं और वहाँ चलता है। तो दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कैशलेस है। तो हिंदुस्तान कैशलेस हो जाएगा, ये सोचना भी अपने आप में एक बहुत हास्यास्पद लगता है। क्या लगता है, जल्दबाजी में फैसला ले लिया गया शुरुआती वाहवाही के लिए? देखिए, वाहवाही तो मुझे लग रहा है कि कम मिल रही है, परेशानी ज़्यादा हो रही है। लोग आज भी नीचे लाइन में खड़े हुए हैं और ये लाइन तब तक ख़त्म नहीं होगी। और आप कह रहे हैं नोट नहीं छापेंगे, एक तो रोज़ कन्फ्यूजन, रोज़ एक नई नीति, रोज़ एक नया बयान, रोज़ एक नया रेगुलेशन। ये कहाँ से अर्थव्यवस्था को आप कैसे चलाएंगे? दुकानें खाली हैं, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। जहाँ आपको 1 करोड़ रोज़गार निकालना था देश के अंदर, वहाँ आपने 2 करोड़ लोगों को ऑलरेडी बेरोज़गार कर दिया। जो गांव चले गए हैं लड़के, अब वो कुछ न कुछ तो खाएंगे ना, कुछ न कुछ तो अपने परिवार को देंगे, कहाँ से लाएंगे पैसा ये? तो इसलिए मुझे लगता है कि पूरा एक खास तरह के सर्कल में जाके फंस गया मामला। सिर्फ डिमोनेटाइजेशन तक रहता तो शायद हम उसमें से निकल आते, लेकिन ये तो हर स्तर पर डिमांड की कमी कर दी गई। पूरे मार्केट में डिमांड की, अगर डिमांड की कमी होगी तो सप्लाई नहीं होगी, और ये सप्लाई साइड इकोनॉमी का तरीका है। तो अगर सप्लाई साइड इकोनॉमी में सप्लाई नहीं आएगी मार्केट में और डिमांड नहीं क्रिएट होगी, तो सप्लाई नहीं आएगी, तो इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ेगी? तो लॉजिकली अगर सोचें, हम लोग सब अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र पढ़े हुए लोग हैं और हमें मालूम है कि ये तरीका एक सीमा तक जाकर के सफल हो सकता था अगर पूरी तैयारी के साथ किया गया होता। लेकिन जल्दीबाजी में पता नहीं किन लोगों ने इसमें राय दी है। सुनते हैं कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी नहीं मालूम था। तो कौन ये सुझाव दे रहा है? अगर जो भी सुझाव दे रहा है और जो हालत देश की हो गई है, ये देश के हित में नहीं दे रहा है। एक लगातार अब एक कल्प्रिट ठहराया जा रहा है बैंक कर्मियों को, बैंक पर सवाल उठाए जा रहे हैं, खासकर आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, इवन स्टेट बैंक हो, महिला बड़े पदों पर, चाहे वो चंदा कोचर हो, चाहे भट्टाचार्य हो, लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। जबकि सच्चाई है कि 13 लाख करोड़ के करीब बैंक में वापसी हुई है, 5 लाख करोड़ इन्होंने नई करेंसी छापी है। बैंकों पर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो सीधे बैंक से कनेक्ट हैं और लगातार तमाम चैनल्स पे 500 करोड़ से भी ज़्यादा के नई करेंसी नहीं पकड़ी गई, जो कि एक मामूली रकम है, जितने ज़्यादा मात्रा में पैसे वापसी हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि ये जानबूझ के लोगों को कहीं ना कहीं उलझाया जा रहा है? जो जहाँ से गड़बड़ियाँ हो रही है, जहाँ जो रूल्स बन रहे हैं, जहाँ रेगुलेशंस बन रहे हैं, जहाँ से आरबीआई की मॉनिटर किया जाता है, वहाँ ना उलझ के लोग बैंक पर गुस्सा निकाल रहे हैं। देखिए, कानून जो बन रहा है, जो नियम बना रहे हैं लोग, जिम्मेदार तो वो लोग हैं, लेकिन आदमी जो झेल रहा है वो तो बैंक को झेल रहा है, क्योंकि उसको जाके बैंक के सामने रोज़ खड़े होना है और वो एटीएम में पैसा ख़त्म, वो बैंक मैनेजर का पैसा
बैंक में जो निकालना है बैंक से वो पैसा ख़त्म। तो ऐसे में तो बिल्कुल व्यक्ति बेहाल हो रहा है कि हमें पैसा बैंक नहीं दे रहा है, बैंक को जिम्मेदारी। और दूसरी चीज़ है कि बैंक में भी एक खास तरह की मानसिकता के बारे में प्रचार चल गया कि बैंकों ने बैंक के मैनेजर्स ने, जो आखिर ये उद्योगपति और जो बड़े बड़े घराने के लोग हैं, जिन अमीरों का पैसा जाएगा, जो वो वाली बात थी, तो वो अमीर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं जो अपना पैसा लेने के लिए बैंक के सामने खड़े हैं। जो उन्हें 4,000, 10,000, 24,000 जो भी आप दे रहे थे, 2,000 जो भी, अलग अलग रोज़ नया नया नियम बना है, तो उसमें आप जो भी दे रहे थे वो तो नहीं खड़े हैं लाइन में, तो उनके पास पैसा आ कहाँ से रहा है? तो जनता के मन में शक हो रहा है कि बैंक कुछ गड़बड़ी कर रहा है, मैनेजर कुछ गड़बड़ी कर रहा है। तो ये जो शक है ये बिल्कुल जायज़ है, और ये पैसे की छपाई की कमी की वजह से, पैसे की, आप ये बताइए 2,000 रुपये के नोट छापने के पीछे क्या मानसिकता है? सोचना चाहिए ना। आम आदमी का खर्चा 500 का पहले छाप दिए होते, 100 रुपये वाला छाप दिए होते, 1,000 हटाया था तो 1,000 के बदले 1,000 छाप दिए होते। मतलब 1,000 को दे के 2,000 आपको मिलेगा, 2,000 देंगे तो 2,000 मिलेगा ना, 1,000 दे के तो 2,000 नहीं मिल रहा था। तो ये जो सब चीज़ें बिल्कुल बिखर गई हैं, और हर तरह से व्यक्ति परेशान हो गया है। कोई बैंक तोड़ रहा है, कोई अपना सिर फोड़ रहा है, कोई सरकार को गाली दे रहा है, कोई प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है। ये एक स्वतंत्र भारत के, एक लोकतांत्रिक देश का चरित्र नहीं होना चाहिए। तो ये रंजना जी थी जिनकी माने तो जिस तरह से नोटबंदी लागू किया गया उसमें बहुत गड़बड़ियाँ हुई, प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और ख़ासकर महिलाओं पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, जो घर चलाती हैं, जो कामकाजी हैं, और जो छोटे छोटे बचत करती रहती थी ताकि परिवार पर जब मुसीबत आए, मुसीबत के समय उस पैसे का काम आए, उनका पैसा भी अब बैंक पहुँच गया है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।